हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हमें कैसे पता चलता है। वो हमें पता चलता है कूलम्ब्स लॉ से। अगर चार्ज Q है, चार्ज Q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एट पॉइंट r। ठीक, उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक्स में, क्योंकि हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपके पास करंट है तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दिया जाता है बायो-सेवर्ट लॉ से। बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर से वायर दिख रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर से वायर है, इसमें एक करंट आई फ्लो कर रहा है। जब करंट आई फ्लो कर रहा है तो अब ये करंट के कारण क्या होगा, हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट P पे इस पूरे वायर के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कितना होगा वो, तो बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट चूज करेंगे। तो मान लेते हैं ये सेगमेंट हो गया आपके पास DL डैश। अब वेक्टर का डायरेक्शन क्या बता रहा है कि वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा, राइट। तो DL डैश का डायरेक्शन होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन में। तो हमने एक छोटा सा सेगमेंट मान लिया जो कि आपके पास DL डैश है। तो इस छोटे से सेगमेंट के कारण इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दिया जाएगा बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से μ0/4π I DL डैश क्रॉस r कैप अपॉन r²। μ0/4π I DL डैश क्रॉस r कैप अपॉन r², जहाँ पे आपके पास I क्या है, करंट जो फ्लो कर रहा है, DL डैश क्या है, इस छोटे से सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और r कैप क्या है, ये डायरेक्शन, यानी पॉइंट P, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन हमें निकालना था पूरे सेगमेंट, पूरे इस वायर के लिए, और हमने निकाला किसके लिए, एक सेगमेंट के लिए। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, μ0/4π I DL डैश क्रॉस r कैप अपॉन r² का इंटीग्रेशन। अब हमें पता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि एक सरफेस करंट होता है, एक वॉल्यूम करंट होता है। तो करंट, सरफेस करंट और वॉल्यूम करंट में क्या रिलेशन है। सपोज यही करंट अगर एक सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा होता तो उस केस में हम लोग यूज करते सरफेस करंट। और जहाँ पे IDL डैश है, जैसे यहाँ IDL डैश है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते, KDA डैश, जहाँ पे DA डैश क्या है, एरिया एलिमेंट या सरफेस एरिया एलिमेंट। ठीक है, और अगर यही करंट, ये जो करंट है यहाँ पे लाइन में फ्लो कर रहा था, सरफेस पे फ्लो करेगा तो KDA डैश हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम में फ्लो कर रहा होगा, सपोज आपके पास एक सिलिंड्रिकल है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर फ्लो कर रहा है करंट, तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम करंट डेंसिटी होगी, दैट इज J। तो हम लोग यहाँ पे जो IDL डैश है उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, JD टाउ डैश, जहाँ पे D टाउ डैश क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, तो ये होता है बायो-सेवर्ट लॉ। ये बेसिकली आपको किस काम में आता है, ये आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा कितना होगा। अब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट, जैसे μ0/4π, इस कांस्टेंट का मान होता है 10⁻⁷ किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। μ0 को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक्स द बायो-सेवर्ट लॉ प्लेज ए रोल एनालॉगस टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 1/r² डिपेंडेंस कॉमन टू बोथ लॉज। तो कूलम्ब्स लॉ में भी 1/r² डिपेंडेंस होता है, राइट, और आपके पास बायो-सेवर्ट लॉ में भी 1/r² डिपेंडेंस होता है। तो बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होता है और कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज होता है। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन क्या होगा कि हमें कोई कंडक्टर दिया जाएगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट I। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ग्रीन कलर से वायर दिया गया है। ठीक है, एक ग्रीन कलर से वायर दिया गया है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, अभी ये सब पूरा भूल जाइए, ये सब क्या है भूल जाइए, जस्ट इसको फोकस करिए। तो यहाँ पे आपके पास एक ग्रीन कलर से दिया हुआ है वायर जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है। इस वायर के कारण P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इस वायर के कारण P पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। और आपको ये दिया गया है कि ये जो वायर के किनारा, मतलब ये सिरा और ये सिरा, इस पॉइंट P पे, ये वाला सिरा पॉइंट P पे बीटा एंगल बना रहा है और ये वाला सिरा पॉइंट P पे अल्फा एंगल बना रहा है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले
हम लोग यहाँ पे मान लेंगे एक छोटा सा इसका सेगमेंट वायर का। तो इस छोटे से सेगमेंट को हमने मान लिया, जो कि हमारे पास है डीएल डैश, ठीक है। इस छोटे से सेगमेंट को मान लिया, और हमारे पास इस छोटे से सेगमेंट से इस पॉइंट पी की दूरी कितनी होगी, वेक्टर आर हो गया, ठीक। और हमने मान लिया कि ये जो सेगमेंट है इस पॉइंट पी पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने मान लिया है एल डैश, है ना। ओ से ए, जो ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वायर का सेगमेंट, तो ओ ए इज इक्वल टू एल डैश है, ए पी इज इक्वल टू वेक्टर आर है, ये ए पी जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा वेक्टर आर, और गामा ये एक एंगल हमने मान लिया क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, तो हमने इस एंगल को मान लिया गामा। ये गामा कितना होगा, ये अगर थीटा एंगल है, ये 90 है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, अब पूरा एंगल है 180, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो गामा आ जाएगा 90 प्लस थीटा। तो हमें क्या चाहिए, डी एल डैश क्रॉस आर कैप। डी एल डैश क्रॉस आर कैप का अगर मैग्नीट्यूड हम निकालें, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एल डैश, ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप तो यहाँ पे 1 हो जाएगी क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट आएगा ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डी एल डैश, आर कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका 1 हो जाएगा, तो डी एल डैश आर कैप का 1 हो गया, तो डी एल डैश साइन थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पे, मतलब दोनों के बीच एंगल है गामा, सो साइन गामा। अब साइन गामा का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 90 प्लस थीटा सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आ गया इतना, डी एल डैश क्रॉस आर कैप डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। अब इसका जो डायरेक्शन होगा, डी एल क्रॉस आर कैप का डायरेक्शन हम लोग अगर निकालें, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, पॉइंट पी पे इनसाइड द स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आर कास थीटा, आर कास थीटा कहाँ पे है, ये आर है, ठीक है। तो आर कास थीटा क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये एपी डिस्टेंस आर है, तो आर कास थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास एल डैश के बराबर, राइट, यानी ओ ए के बराबर। आर कास थीटा इज इक्वल टू आर कास थीटा, हाँ सॉरी ये आर कास थीटा हो जाएगा इसके बराबर, और आर साइन थीटा होगा इसके बराबर। तो आर कास थीटा आ गया आपके पास स्मॉल आर के बराबर, और करली आर इज इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई आर स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर। अब डी एल डैश क्रॉस आर कैप हम लोग निकाल ही चुके हैं, जो कि था डी एल डैश कॉस थीटा, ओके। और हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी एल डैश का मान रखेंगे, तो डी एल डैश का मान कितना होगा, डी एल डैश का मान आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखें सबसे पहले, ये जो है ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हमारे पास है, ये आ जाएगा टेन थीटा अगर लगाएं तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा ए ओ अपान ओ पी, और ए ओ कितना है, एल डैश है, ओ पी है आर, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा एल डैश बाई आर, तो एल डैश बराबर आर टेन थीटा। तो डी एल डैश अगर निकालेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे एल डैश का, तो आ जाएगा डी एल डैश, आर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने ये भी निकाल लिया, डी एल डैश क्रॉस आर कैप 1 बाई आर स्क्वायर भी निकाल लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ क्या बोलता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रेशन आई डी एल डैश क्रॉस आर कैप अपान आर स्क्वायर। तो आई डी एल डैश क्रॉस आर कैप, अब हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर कैसे होगा, कैसे निकलेगा, राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास पॉइंट पी की तरफ आप फिंगर ले जाइए और जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में ले जाइएगा, तो जो पाम का डायरेक्शन होगा यानी जो हथेली का डायरेक्शन होगा वही बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए, आई डी एल डैश क्रॉस आर कैप ये निकाल रखे हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड इसका, क्योंकि डायरेक्शन हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन हमें पता है राइट हैंड पाम रूल से। तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा डी एल डैश क्रॉस आर कैप, यहाँ पे निकाल के ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, राइट, आई आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कास थीटा यहाँ तक हो गया, 1 बाई आर स्क्वायर कितना जाए, कास स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो ये आ गया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन है थीटा के ऊपर, इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस बीटा टू अल्फा। माइनस बीटा टू अल्फा क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है बीटा ये नेगेटिव डायरेक्शन से बन रहा है, राइट, यहाँ पे, और अल्फा पॉजिटिव डायरेक्शन से बन रहा है, तो इसलिए माइनस बीटा टू अल्फा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो माइनस बीटा टू अल्फा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर, सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और फिर इसको हम रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। अब साइन माइनस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन बीटा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस, के पास आ गया
मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द बोर्ड यानी इनटू द स्क्रीन, अंदर की तरफ। फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, अगर आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उस केस में क्या होगा, अल्फा बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, राइट, है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे अगर हम देखें, जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ता जाएगा इस एंगल का मान भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही ये आपके पास इनफाइनाइट पे जाएगा तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी और ये भी लाइन पैरेलल हो जाएगी ओपी लाइन की, है ना। ये लाइन पैरेलल हो जाएगी ओपी लाइन के जब आपका वायर का लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए अल्फा और बीटा हो जाएगा 90 डिग्री। सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन 92 हो जाएगा, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2πr नियर वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर। अगर ये पॉइंट P कहीं बीच में लाई करेगा तो इतना होगा, लेकिन अगर यही पॉइंट P यहाँ कहीं लाई कर जाए, एक सिरे पे लाई कर जाए, एक सिरे के नज़दीक लाई कर जाए, तो वहाँ पे एक एंगल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब तो ये वाला एंगल इससे कितना बना रहा है, पॉइंट P पे 0 बना रहा है, लेकिन ये वाला 90 डिग्री बना रहा है, तो इसलिए बीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे रखेंगे साइन 0 प्लस साइन 90 आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr। तो इनफाइनाइट वायर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किसी एक इंड पॉइंट के नज़दीक तो आता है म्यू नॉट आई बाई 4πr, और कहीं मिड पॉइंट के नज़दीक निकालना हो तो आता है म्यू नॉट आई बाई 2πr। दूसरा एप्लीकेशन है बायो-सेवर्ट लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मतलब जो आपके पास करंट है एक रिंग में फ्लो कर रहा है, तो उस रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पे कितना होगा। तो सपोज आपके पास ये एक रिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे करते हैं, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं ये पार्ट है, यहाँ पे हमें निकालना है पूरे रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है। तो ये इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिए, इस छोटे से रिंग के पार्ट के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन में होगा, dB, राइट, ये इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें, यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे जाएगा और ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा, राइट, जैसे अपोजिट इसके अगर सेगमेंट कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, z कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, dB cos थीटा, है ना, dB cos थीटा। तो OP यानी सेंटर से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो है z, dB स्विल्स ए कोन ऑफ हाफ एंगल थीटा। ये जो dB है डिफरेंट सेगमेंट का अगर आप मानोगे तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कोन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी वजह से ओनली वर्टिकल कंपोनेंट विल सर्वाइव। तो जो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा dB cos थीटा, है ना। तो आपके पास टोटल इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमें पूरे रिंग के कारण मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा dB cos थीटा। तो हमें थीटा का cos थीटा का मान चाहिए और dB का मान चाहिए। तो dB होता है हमारे पास बायो-सेवर्ट लॉ से म्यू नॉट बाई 4π IDL डैश क्रॉस r कैप बाई r स्क्वायर, और r स्क्वायर को हमें निकालना पड़ेगा कांस्टेंट के टर्म में। तो यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है z, ये रेडियस है, ठीक है, और ये है आपके पास कर्ली r, ठीक। तो ये 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस कैपिटल r स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस कैपिटल r। cos थीटा का मान कितना होगा, ये एंगल हमने cos थीटा माना था, राइट, तभी ये थीटा होगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ये थीटा है 90 है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जब ये 90 माइनस थीटा, और ये जो dB है ये 90 डिग्री होगा, है ना। ये 90 डिग्री क्यों होगा, बिकॉज क्योंकि IDL डैश क्रॉस r कैप होता है, तो r कैप से भी 90 डिग्री होगा, ये मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 हो गया, 90 माइनस थीटा दोनों ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा, और टोटल एंगल है 180, तो घटा देंगे 180 में से तो आ जाएगा थीटा, ठीक है। तो cos थीटा आ गया कैपिटल R अपॉन स्मॉल करली r, कैपिटल R अपॉन करली r। देख लेते हैं, ये हो गया थीटा। तो अगर इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएं तो इस ट्रायंगल में आपके पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका r, हाइपोटेनस है करली r, तो आ जाएगा कैपिटल R अपॉन करली r। अब करली r का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, आ जाएगा अंडर रूट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos थीटा का मान आ गया dl डैश क्रॉस r कैप, ये आ जाएगा dl डैश के बराबर। क्यों, क्योंकि dl डैश और r कैप के बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना। dl डैश और r कैप के बीच एंगल जो है इस सर्कुलर रिंग में ये 90 डिग्री है, ये dl डैश का डायरेक्शन है और ये r कैप, तो ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री है। तो इस वजह से इसका मान जस्ट dl डैश हो जाएगा। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे
सब्सटीट्यूट करेंगे, डी वी आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल डैश क्रॉस आर कैप की जगह डी एल डैश हो गया, और आर स्क्वायर आपके पास जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटीग्रेशन में रख देंगे, ये वाले इंटीग्रेशन में। यहाँ पे टोटल हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर डी एल डैश जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कास थीटा का मान यहाँ रख के। अब यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है डी एल डैश को छोड़ के, है ना, डी एल डैश आपका कांस्टेंट नहीं है तो ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, ये पूरा कांस्टेंट है बाहर आ गया। डी एल डैश इंटीग्रेशन करेंगे अगर, डी एल डैश का इंटीग्रेशन क्या है, मतलब पूरे रिंग का लेंथ, तो पूरे रिंग का लेंथ क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग, और सरकमफेरेंस ऑफ रिंग कितना होता है अगर रेडियस आर है, दैट इज 2 पाई आर। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और डायरेक्शन किधर होगा, जेड कैप के डायरेक्शन, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा। एट द सेंटर ऑफ द लूप, सपोज आपके पास ये जो लूप है इसके यही पॉइंट, मतलब पॉइंट ओ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हुआ तो z बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इस वाले फार्मूले में z बराबर 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेंटर ऑफ द लूप कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। एक तीसरा हमारे पास है एप्लीकेशन बायो सेवर्ट लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। तो सपोज आपके पास ये सोलेनाइड दिख रहा है ग्रीन कलर से, ठीक है। सबसे पहले सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किधर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड, यानी ये जो जेड कैप डायरेक्शन दिख रहा है अलोंग द एक्सिस, सोलेनाइड का एक्सिस कौन सा है, ये जो एक्सिस दिख रहा है यही सोलेनाइड का एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनाइड में वो किस डायरेक्शन में होता है, वो होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड। तो इसके कारण हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपके पास सोलेनाइड है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी, और आपको दिया क्या गया है कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का जो एक एंड है वो एंगल बनाता है θ1, वो एक एंगल बनाता है θ1, और दूसरा एंड यानी ये एंड इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे जो एंगल बनाता है वो बनाता है θ2। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या मान लेंगे, इस सोलेनाइड का, क्योंकि इसमें बहुत पास वायर हैं, तो हम मान लेंगे कि एक छोटा सा इसका पार्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो छोटा सा जब पार्ट कंसीडर करेंगे तो वो पार्ट कैसा होगा, वो एक रिंग होगा जिसकी थिकनेस है dz। मान लेते हैं ये जो रेड कलर से रिंग दिख रही है, इस पॉइंट पी पे जो एंगल बना रहे हो बना रहा है थीटा, ठीक है, इसकी थिकनेस है dz, एंगल बना रहा है थीटा, और इस पॉइंट पी से इस रिंग की जो डिस्टेंस है z है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस रिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जो हमने चूज किया है एक रिंग सेगमेंट जो चूज किया हुआ है उसमें कितना करंट फ्लो करेगा। आपको यहाँ पे दिया गया है n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या है कि इसमें सपोज अगर आप टोटल टर्न है कैपिटल N, मतलब n बार वायर लपेटा गया है, और इस सोलेनाइड का लेंथ है L, तो स्मॉल n जो है वो क्या है, कैपिटल N डिवाइडेड बाई L, लेंथ ऑफ द सोलेनाइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n dz मल्टीप्लाइड बाई आई। तो n dz मल्टीप्लाइड बाई आई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस रेड वाले में, जो रेड कलर से रिंग है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट, है ना। करंट है टोटल करंट I, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसमें आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसमें पता चल जाएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द रिंग, थिकनेस ऑफ द रिंग, दैट इज dz। तो ये आ जाएगा n dz आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द रिंग सेगमेंट जो रेड कलर से दिख रहा है। तो आ गया इतना। tan थीटा अगर लगाएं तो ये ट्रायंगल में अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा आपके पास, रेडियस है a, है ना, तो ये a डिस्टेंस हो गया a अपॉन z, है ना, tan थीटा आ गया a अपॉन z, सॉरी, तो z बराबर आ जाएगा a cot थीटा। तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो dz आ जाएगा a माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। r बराबर कितना है, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है r, करली r, तो करली r ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ पे आ गया आपके पास इतना, अंडर रूट आ जाएगा कि r निकालोगे तो अंडर रूट आ जाएगा z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। z की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a cot थीटा, तो आ जाएगा a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और करली आ गया, करली r आ जाएगा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो a आज बचेगा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना था, cosec स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट लगा हुआ है तो cosec थीटा बचेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग अभी हम लोगों ने निकाला, क्योंकि ये जो सेगमेंट है रेड कलर से ये एक रिंग है। तो अब अगर हमें पता चल जाए कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग के कारण कितना होता है, तो हमने अभी निकाला था सर्कुलर रिंग के कारण कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2 r स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस डी बाई
म्यू नॉट आई बाई टू आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2 जेड कैप। तो अब हमें क्या करंट पता है, रिंग में कितना जा रहा है, डी आई जा रहा है, उसका रेडियस पता है ए है, और जेड जेड ही है। तो यहाँ पे जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट डी आई अपॉन टू, रेडियस कितना है रिंग का यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 पावर 3/2। तो अब यहाँ पे जैसे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, डी आई का मान हमने निकाला था कितना था, एन डी जेड आई ए स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, और यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब हमें निकालना है पूरे सोलेनाइड के लिए, तो पूरे सोलेनाइड के लिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया रेड कलर से, जो रिंग है ये इसके कारण, है ना। लेकिन अगर हमें पूरे सोलेनाइड के लिए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो थीटा के ऊपर हो रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट एन आई बाई टू θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा सोलेनाइड के कारण। ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये माइनस है तो इसमें ऑब्जर्व हो गया, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, और डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द एक्सिस, इसलिए बी बराबर आ गया म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन जेड कैप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड जो कि एंगल बना रहा है θ1 और θ2, इस पॉइंट पे कितना होगा, निकल गया, और डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस डायरेक्शन में, जेड कैप के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आ गया। फॉर एन इनफाइनाइट लेंथ सोलेनाइड, अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनाइड है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास θ2 जो हो जाएगा 0 और θ1 हो जाएगा पाई। जब θ2 0 हो गया, θ1 पाई हो गया, θ2 यहाँ पर रख दोगे 0 और पाई, तो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो इनफाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनाइड है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट एन आई जेड कैप इनसाइड द सोलेनाइड, और सोलेनाइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इनफाइनाइट सोलेनाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास है एग्जांपल। सपोज आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहते हो यहाँ पे पॉइंट पी पे, ठीक है, तो पॉइंट पी पे मतलब सोलेनाइड के इनसाइड है, पॉइंट पी पे निकालना चाहते हो सेंटर पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे θ2 है, यहाँ पे θ1 है। अगर ये लेंथ मैं इंक्रीज करता जाऊँगा, जैसे ही लेंथ इंक्रीज करूँगा तो ये एंगल ये आपका इस तरीके से पैरेलल होता चला जाएगा, राइट। ये जो एंगल है ना, ये लेंथ अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो ये इधर जाएगा, तो मतलब ये नीचे की तरफ आएगा, इसलिए θ2 0 हो जा रहा है, और ये वाला भी आपका इंक्रीज होगा। तो जब ये इंक्रीज होगा तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, राइट, मतलब ये एंगल पाई हो जाएगा, तो इसलिए θ1 पाई हो जा रहा है, θ2 0 हो जा रहा है, तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई आएगा इस केस में। लेकिन अगर सोलेनाइड है इनफाइनाइट लेंथ का, उसके किसी एक इंड पॉइंट के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट वन इंड ऑफ एन इनफाइनाइट सोलेनाइड कितना होगा वो, θ2 इज इक्वल टू 0 और θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे निकालेंगे, सपोज आपके पास यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस इंड पॉइंट, अभी तक हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाला किसी पॉइंट पी पे जो कि सेंटर पे है, ठीक है, सेंटर पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बट इन साइड है, वो इंड पॉइंट के नज़दीक नहीं है। लेकिन अगर इंड पॉइंट पे है तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड पॉइंट पे अगर है तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है 90 डिग्री, θ1 हो गया 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ये आपका जो ये सिरा है ये बढ़ता जाएगा, जब ये बढ़ता जाएगा तो ये नीचे की तरफ लाइन आएगी, और जब जैसे ये नीचे की तरफ लाइन आएगी कब एकदम पूरा इसको टच कर जाएगा ये, जब ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, तो इसलिए θ2 0 हो गया। सब्सटीट्यूट कर देंगे ओरिजिनल फार्मूले में, जो ओरिजिनल फार्मूला था, तो θ2 हो गया 0, θ1 हो गया 90 डिग्री, तो आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू जेड कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनाइड नियर वन इंड पॉइंट कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू जेड कैप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, बी इज यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने देखा सोलेनाइड के कारण, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू एन और आई पे। एन जहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई जो है करंट जो सोलेनाइड में फ्लो कर रहा है, और म्यू नॉट कांस्टेंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनाइड के कारण होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। द सोलेनाइड इज टू मैग्नेटोस्टैटिक व्हाट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो आपके पास यहाँ सोलेनाइड है वो सिमिलर है किस तरीके से, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जैसे आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट अगर हम मिड में देखें तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सोलेनाइड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो फील्ड कब होगा,
म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे भी कहीं डिस्टेंस आर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनाइड के कारण, यूनिफॉर्म।